हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सिफिलिस के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में मैंने बात कर ली थी सिफिलिस क्या होता है, कैसे होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और सिम्टम्स के साथ ही वो टाइप कंप्लीट कर दिए थे। अब सेकेंड वीडियो में मैं बात करूँगी सिर्फ इसके इन्वेस्टिगेशन और इसके मैनेजमेंट की। तो ये बहुत छोटा पार्ट होने वाला है, तो चलो फटाफट शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस कि हम कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति को सिफिलिस है ना। तो सिफिलिस एक तरह का STD होता है। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हमें करना है कि भाई पेशेंट में आपको सिम्टम्स तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं बोल सकते हो कि उसको सिफिलिस है ना। तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट लगाने होंगे। तो क्या क्या हम कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट प्राइमरी स्टेज में है, आपको उसके स्किन पे जो लीजन्स हैं वो शैंकर जैसे दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शैंकर में से सेरम को कलेक्ट करेंगे, है ना, उसका जो फ्लूइड है उसको कलेक्ट करेंगे, और या फिर कोई भी लीजन है उनमें से इस फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे। और उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, या PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ आती है सेरोलॉजिकल टेस्ट हैं एक्चुअली कौन कौन से। अगर हम सेरम कलेक्ट तो कर रहे हैं, पर उसमें कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं उनकी बात कर लूँ तो दो तरह के टेस्ट होंगे। एक होता है नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट, जो कि ट्रेपोनेमा के लिए स्पेसिफिक नहीं है, दूसरा ट्रेपोनेमा के लिए स्पेसिफिक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेपोनेमल स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, तो अब दो तरह के टेस्ट हैं, दोनों तरह के टेस्ट देखिए। नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट जो है नॉन स्पेसिफिक, उसके अंदर हो जाता है VDRL। VDRL क्या होता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। अगला होता है RPR टेस्ट। RPR क्या होता है, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, और इनमें कम से कम 4 वीक लगता है रिपोर्ट प्रॉपरली आने में, क्योंकि डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है, जो रिजल्ट होते हैं उनका डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है। अच्छा, किसी को अगर यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, कैसे इनके रिजल्ट इंटरप्रेट किए जाते हैं, वो जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, उसके बाद उस पर डिटेल्ड वीडियो जल्द आएगी। ठीक है, अगला आता है ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि ट्रेपोनेमल एंटीजन को चेक किया जाता है। यहाँ मुझे लगता है मैंने एंटीबॉडी लिख दिया, मुझे एंटीजन लिखना चाहिए था, है ना। तो जो ट्रेपोनेमल एंटीजन टेस्ट होता है ना, उसमें कौन कौन से होते हैं, EIA मतलब क्या होता है, एंजाइम इम्यूनो असे। ठीक है, किसके लिए, फॉर IgM और IgG के लिए। ठीक है, अगला होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम हीमो एग्लूटिनेशन ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं TPH। ठीक है, TPHA। और अगला होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन ऐसे, जिसको हम बोलते हैं TPPA। और नेक्स्ट होता है फ्लोरेसेंट ट्रोपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्ब्ड टेस्ट, इसे हम बोलते हैं FTAABS। ठीक है, इसमें लगभग 2 हफ्ते लगते हैं रिजल्ट आने में। तो ये इतने तरह के टेस्ट हो गए। टेस्ट को आपको डिटेल में नहीं लिखना होता कि टेस्ट में क्या होता है क्या नहीं होता, बस नाम लिख देंगे, इतना काफ़ी है आपके लिए। अगला आता है कि ये तो हो गई बात नॉर्मल जो प्राइमरी सेकेंडरी सिफिलिस है उसके लिए। मान लो किसी को कार्डियो सिफिलिस है या किसी को न्यूरो सिफिलिस है, उस केस में क्या होता है कि पेशेंट में क्लिनिकल सिम्टम्स तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। उस केस में क्या किया जाए, कार्डियो सिफिलिस में आपको पता करना पड़ेगा, ECG करो पेशेंट की, इको करवाओ, चेस्ट एक्सरे करवाओ, उनमें कन्फर्म होगा। न्यूरो सिफिलिस में क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ CSF, आपको CSF का एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि उसमें स्पायरोकीट अवेलेबल है कि नहीं है। अगला आता है अगर मान लो किसी पेशेंट को गमा आपको दिख रहा है कि उसकी बॉडी पे गमा है। गमा मतलब वो जो एक बड़ा सा लीजन बन जाता है ना, जिसमें मतलब एक बड़ा सा बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है बॉडी में, कहीं भी किसी के भी ऊपर भी दिखता है, और उसके अंदर गमी सा फ्लूइड होता है, नेक्रोसिस हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, तो अब जो गमा है ना, उसकी बायोप्सी करी जाएगी, यानी कि उसमें से फ्लूइड निकाल कर उसका एस्पायरेशन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि ये है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो गमा के केस में बायोप्सी हो सकती है। इसके अलावा कंजेनाइटल सिफिलिस के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट है वो शुरुआत में करे जाते हैं, और वो 3 से 6 महीने के अंदर नेगेटिव आ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो ट्रेपोनेमल स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, और फिर अगर वो पॉजिटिव है तो फिर जो पेशेंट है, जो बच्चा है, उसको कंजेनाइटल सिफिलिस का पॉजिटिव केस माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए सिफिलिस के डायग्नोस्टिक टेस्ट कि हमें कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है सिफिलिस की। अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सिर्फ एक नाम याद रख लो, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज़ योर आंसर।
सिफिलिस का सही एक ही ट्रीटमेंट है, वो है पेनिसिलिन। ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा अगर मान लो तुम्हारा पेशेंट पेनिसिलिन को लेके हाइपर सेंसिटिव, वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करता है बॉडी में, तो उसकी जगह आप डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो, ठीक है। पर डॉक्सीसाइक्लिन आपको प्रेगनेंसी में नहीं देना है। अगला आता है एजीथ्रोमाइसिन। एजीथ्रोमाइसिन भी अगर मान लो किसी को पेनिसिलिन भी नहीं दे सकते, डॉक्सीसाइक्लिन भी नहीं दे सकते, तो उसको एजीथ्रोमाइसिन दी जा सकती है। प्रेगनेंसी की अगर बात कर लूँ तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, पेनिसिलिन ही दिए जाना प्रेफर करना है, वही ज़्यादा सूटेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन भी दी जा सकती है अगर पेनिसिलिन का एलर्जिक रिएक्शन है तो। अगली चीज़ आती है ट्रीटमेंट रिएक्शंस, यानी भाई ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है। लंबे ट्रीटमेंट में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को कुछ रिएक्शंस देखने को मिले, तो वो क्या रिएक्शंस हो सकती हैं वो देखिए। रिएक्शंस में सबसे पहला आता है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस शायद सभी लोग यहाँ जानते होंगे, एक तरीके के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं हिस्टामिन के रिलीज़ के बाद में, जो IgE मीडिएटेड रिएक्शंस होती हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स में जो एपिथीलियम होता है, एपिथीलियम में गैप इंक्रीज़ हो जाता है। गैप इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपरली ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता, और उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन में जब ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रही है, तो पेशेंट बेहोश वगैरह हो सकता है। तो इन सारी रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम कहते हैं एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। अगला आ जाता है जैरिश हारिक्सीमर रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, ये एक अक्यूट रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा, हेडेक, मैलेज और मायालजिया, है ना। ये पेनिसिलिन लेने के कारण होती है, ठीक है। ये देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। और अगर मान लो इस तरह की रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये एक तरह का समझ लो कि एलर्जिक रिएक्शन ही है ना। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेडनिसोलोन देनी पड़ेगी 10 से 20 mg ओरली 8 आवरली फॉर 3 days, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोकेन रिएक्शन। प्रोकेन रिएक्शन क्या है कि जब पेशेंट को क्या इंजेक्शन देते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं किसका, प्रोकेन पेनिसिलिन का, तो उस केस में डेथ होने के कुछ चांसेस होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोकेन रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, इस तरीके की चीज़ें तो देखने को मिल सकती है, इसको हम कहते हैं प्रोकेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी। इसी के साथ सिफिलिस वाला पार्ट होता है ख़त्म। अगली वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर आपकी तरफ से कोई चॉइस का टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जुड़ जाना मेरे साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है एडुलुमिनिसेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।